हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सो भाइयों, स्वागत है आपका पीवाईक्यू डी कोड लैब सीरीज में, जहां आज हम लोग करने वाले हैं यूजीसी नेट कॉमर्स में मार्केटिंग के 2022 के पीवाईक्यूज को क्वेश्चन नंबर 77 से स्टार्ट करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस आते जाएंगे उसके करेक्ट आंसर को समझेंगे, साथ ही साथ उसके एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन को हम लोग लेते हुए चलेंगे। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस सारे वीडियोस नहीं देखा है, तो जिसमें मैंने मार्केटिंग के 2019, 20 और 21 के क्वेश्चंस करवाए, तो जाके उसे देखो, फिर इस वीडियो पे आओ, सो दैट आपका एक सीक्वेंस बना रहे। क्योंकि जैसे ही हम लोग मार्केटिंग कवर अप करेंगे, तो उसके बाद हम लोग फिर शिफ्ट करेंगे अपने नेक्स्ट यूनिट की ओर। मोस्ट प्रोबेबली शायद मैं या फिर लॉ करवाऊं या फिर बैंकिंग करवाऊं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है पीवाईक्यू डिकोड सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा जा रहा है यहाँ पे हमसे, विच वन फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनरिक स्ट्रैटेजी एज पर द जेनरिक स्ट्रैटेजीज आइडेंटिफाइड बाय द पोर्टर। माइकल पोर्टर की यहाँ पे बात हो रही है। इस पे हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी चर्चा किया था। तो हमें बताना है, पोर्टर ने यहाँ पे तीन अलग अलग जेनरिक स्ट्रैटेजी की बात की थी। अब यहाँ पे तुम्हें कुछ एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो देखने को मिलेगी जो कि उसमें से नहीं होती है, तो हमें बताना है इसका क्या राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है मार्केट पेनिट्रेशन, कॉस्ट लीडरशिप, फोकस और डिफरेंशिएशन। ये तीन मेन एलिमेंट था माइकल पोर्टर स्ट्रैटेजी का। या फिर कह सकते हो ये तीन जेनरिक स्ट्रैटेजीज थे जिसे कि माइकल पोर्टर ने आइडेंटिफाई करा था। लेकिन मार्केट पेनिट्रेशन एक अलग ही कंसेप्ट हो जाता है। अगर हम मार्केट पेनिट्रेशन की बात करें, ये जेनरिक स्ट्रैटेजी नहीं, ये एक ग्रोथ स्ट्रैटेजी है जो कि हमें एनसॉफ मैट्रिक्स में पढ़ना होता है। एनसॉफ मैट्रिक एक अलग कंसेप्ट है जो कि फोकस करता है सेल्स को इंक्रीज करने पे ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट। मतलब आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में उसका सेल्स कैसे बढ़ाना है, ये आपको एनसॉफ मैट्रिक्स बताता है। उसके अंदर खासकर मार्केट पेनिट्रेशन बताता है। लेकिन माइकल पोर्टर ने जो तीन जेनरिक स्ट्रैटेजीज बताई थी, जो कि थे कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। कॉस्ट लीडरशिप कहता है कि आपको प्रोडक्ट ऑफर करना है लोएस्ट कॉस्ट पे, सो दैट आप प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट कर सको। डिफरेंशिएशन कहता है कि आप वैसे कुछ यूनिक प्रोडक्ट प्रोवाइड करो मार्केट में जो कि आपके कंपटीटर से अलग हो, आपको अलग दिखलाए मार्केट में। और फोकस कहता है कि आप कॉस्ट लीडरशिप पे फोकस करो और डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजीज पे भी फोकस करते चलो, सो दैट आपका एक मार्केट सेगमेंट कैप्चर्ड रहे। लेकिन जो हमारा पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी, ये ग्रोथ स्ट्रैटेजी के अंदर आता है और एनसॉफ मैट्रिक्स के कंसेप्ट से रिलेटेड है। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पे हमें मार्केटिंग के कंसेप्ट दे रखे हैं लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। फर्स्ट है ब्रांड इक्विटी, सेकंड है ब्रांड आइडेंटिटी, थर्ड है ब्रांड इमेज और फोर्थ है मार्केट पोटेंशियल। अब हमें इसके एग्जैक्ट डेफिनेशन से इसे मैच करना होगा। तो पढ़ते हैं इसे। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है, द मैक्सिमम पॉसिबल डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट व्हेन मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इन द इंडस्ट्री इज इनफिनाइट। क्या हो सकता है ये बोल रहा है मैक्सिमम पॉसिबल डिमांड किसी एक प्रोडक्ट के लिए जब आपका मार्केटिंग एक्सपेंडिचर उस इंडस्ट्री में इनफिनाइट हो, अनगिनत हो। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, मार्केट पोटेंशियल बोलेंगे, या ब्रांड इमेज, या ब्रांड आइडेंटिटी, या ब्रांड इक्विटी। तो यहां पे बात हो रही है डिमांड की, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए मार्केट पोटेंशियल। ठीक है, दूसरा देखते हैं, द मेंटल परसेप्शन एंड एसोसिएशन ऑफ कंज्यूमर्स रिलेटेड टू अ ब्रांड। कंज्यूमर का क्या सोचना है, क्या मानना है एक पर्टिकुलर ब्रांड को लेकर, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, ब्रांड इमेज बोलेंगे, ब्रांड आइडेंटिटी बोलेंगे, या फिर ब्रांड इक्विटी बोलेंगे। तो जो मेरे हिसाब से इसका होना चाहिए वो ब्रांड इमेज होना चाहिए। थर्ड बात करते हैं, द पेक्युलर डिस्टिंक्शन, द पेक्युलर डिस्टिंग्विशिंग कलर, डिजाइन, लेबल ऑफ अ ब्रांड विच डिस्टिंग्विश ब्रांड ऑफ अ फर्म। मतलब कलर, डिजाइन, लोगोज, ये सारी चीज एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड से अलग बनाती है। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको हम लोग क्या ब्रांड आइडेंटिटी बोलेंगे।
चौथा है अ पूल ऑफ गुडविल कंज्यूमर्स हैव रिलेटेड टू अ ब्रांड। आपके ब्रांड को लेके एक कस्टमर का क्या मानना है, कितनी इज्जत है, कितना ट्रस्ट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रांड इक्विटी। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। बिल्कुल सही, वही हुआ। डी का वन, जैसे कि मैंने बोला था, मार्केट पोटेंशियल जो है फर्स्ट इसका डेफिनेशन होगा। ब्रांड इमेज जो होगा हमारा मेंटल परसेप्शन की बात करेगा, ये वाला। ब्रांड आइडेंटिटी क्या कहलाता है? पेक्यूलियर डिस्टिंक्शन। और ब्रांड इक्विटी पूल ऑफ गुडविल कहलाता है। समझ गए, बेसिक सी चीजें थी। अब उसी को यहां पे थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है, पढ़ते हैं। ब्रांड इक्विटी कहता है द वैल्यू और गुडविल अ ब्रांड होल्ड्स ड्यू टू कंज्यूमर परसेप्शन, लॉयल्टी, एसोसिएशन। जैसे कि कोका कोला का एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी है। ब्रांड आइडेंटिटी बताता है वो टेंजिबल एलिमेंट्स, टेंजिबल मतलब जिसे देख सकते हैं, जैसे कि लोगोज, कलर, डिजाइन, जो कि एक ब्रांड को अलग ब्रांड से अलग बनाते हो, तो ये ब्रांड आइडेंटिटी में आएगा। ब्रांड इमेज की बात अगर करें तो मेंटल परसेप्शन, क्या कस्टमर का सोचना है, ठीक है, कस्टमर आपके ब्रांड में कैसा इमेज बनाकर रखा है। और मार्केट पोटेंशियल बताता है टोटल पॉसिबल डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इफ अ मार्केटिंग एफर्ट्स फॉर मैक्सिमाइज। क्लियर है, समझ गए? तो 2022 के पीवाईक्यूज में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करने का कोशिश करो। Concentration of all marketing efforts on a small but specific and well defined segment of the population is called। बहुत बेसिक और आसान क्वेश्चन है। तुमने अगर ऑप्शंस को भी तुम देखोगे तो उससे ही आंसर तुम कर दोगे। आप वो बोला जा रहा है आपके सारे मार्केटिंग एफर्ट्स किसी एक स्पेसिफिक सेगमेंट पे अगर आप लगा रहे हो, पॉपुलेशन के एक स्पेसिफिक सेगमेंट पे लगा रहे हो, तो इसको क्या नाम दोगे? इसको हम लोग बोलते हैं नीश मार्केटिंग। फ्रेंचाइजिंग एक अलग कंसेप्ट है, एम्बस मार्केटिंग अलग कंसेप्ट है, वायरल मार्केटिंग एक अलग कंसेप्ट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीश मार्केटिंग। ओवरऑल अगर नीश मार्केटिंग की बात करें तो इसमें हम लोग एक स्पेसिफिक वेल डिफाइंड सेगमेंट को टारगेट करते हैं। जैसे कि कह सकते हो किसी ऑर्गेनिक सेगमेंट को आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है। फ्रेंचाइजी क्या होता है? फ्रेंचाइजिंग का मतलब है एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो कि आप एक्सपैंड कर सकते हो या तो लाइसेंस की मदद से। एम्बस मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पे आप बिना किसी एक ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप की मदद से आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो। और वायरल मार्केटिंग होता है ब्रांड अवेयरनेस को फैलाना थ्रू आउट द सोशल शेयरिंग। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 80 का क्या आंसर होगा? लॉजिकली तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, सीक्वेंस में करना है एक ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल के स्टेज को। बेसिक सा क्वेश्चन है, मुझे जहां तक लगता है तुम इसे आसानी से कर लोगे। ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ साइकिल कैसा होता है वो तुम्हें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले होगा स्टार्टअप। स्टार्टअप के बाद उसको सर्वाइव करना होगा मार्केट में। जैसे इसने सर्वाइव कर लिया, कंसोलिडेट करना होगा। कंसोलिडेट करने के बाद वो एक्सपैंड करेगी खुद को, और एक्सपेंशन के बाद लास्ट स्टेज आता है हमारा डिक्लाइन। बेसिक सा क्वेश्चन था। आ जाओ बात कर लेते हैं यहाँ पे अपने एक अच्छे क्वेश्चन के बारे में। मैच लिस्ट है यहाँ पे, तुम्हें कैश काउ दिया हुआ है, क्राउन ज्वेल्स दिए हैं, फॉलन एंजल्स और व्हाइट स्क्वायर दिया हुआ है। अब अगर तुम देखोगे कैश काउ तो ये बीसीजी मैट्रिक्स का कंसेप्ट है। किसका है? बीसीजी मैट्रिक्स का कंसेप्ट है। और ये तीन अलग कंसेप्ट है, ठीक है। तो अगर तुम कैश काउ के बारे में थोड़ा सा जानते भी होगे तो कर लोगे। देख लो यहाँ पे, अ बीसीजी टर्म फॉर बिजनेस सेगमेंट विच हैव हाई मार्केट शेयर इन लो ग्रोथ मार्केट। कैश काउ याद करो, मैंने तुम्हें एग्जांपल से समझाया था। अमूल बटर का एग्जांपल मैंने दिया था, कैसे उसका मार्केट जो शेयर है वो स्टेबल है, भले ही ग्रोथ कम है लेकिन उसने मार्केट में एक स्टेबिलिटी बनाई हुई है, वो अपना एक पोजीशन होल्ड करता है। तो कैश काउ हमारा मैच हो जाएगा किससे? अब बीसीजी टर्म फॉर अ बिजनेस सेगमेंट, मतलब ए का 3 हो जाएगा। अब हमें देखना है ए का 3 किस में है, तो देख लो ए का 3 इसमें है। अब अगर बात करें क्राउन ज्वेल्स की, क्राउन ज्वेल क्या होता है? ये ज्वेल नाम से समझो ज्वेलरी की बात होगी, और ऊपर से क्राउन जो कि सबसे ज्यादा वैल्यूएबल और प्रीसियस होता है। तो कह सकते हैं ये मोस्ट वैल्यूएबल सेगमेंट होगा किसी भी कंपनी का, जो कि
जितने भी कंपटीटर हैं वो कोशिश करते हैं उसको एक्वायर करने की। तो क्राउन ज्वेल का हो जाएगा बी का 1। अब बात करते हैं फॉलन एंजल्स की। फॉलन एंजल्स की अगर बात की जाए तो ये आपके वो बॉन्ड्स होंगे जो कि इशू किए जाते हैं एट अ इन्वेस्टमेंट ग्रेड, जिसकी रेटिंग्स जो होती हैं वो सब्सिक्वेंटली ड्रॉप होने लगती हैं। नाम से समझ आ रहा है, फॉलन मतलब गिरना, धीरे धीरे उसकी जो वैल्यू होती है, ओवरऑल रेटिंग होती है, वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो फॉलन एंजल का 4 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं व्हाइट स्क्वायर की। तो व्हाइट स्क्वायर क्या होता है? ये एक थर्ड पार्टी friendly to management who helps a company to avoid an unwanted takeovers with taking over the company on its own। तो समझ गए होगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 4। व्हाइट स्क्वायर क्या है? एक फ्रेंडली एंटिटी होती है जो कि हॉस्टाइल टेकओवर होने से मदद करती है एक कंपनी को। फॉलन एंजल का बता दिया। वैसे बॉन्ड्स जो कि अपने इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टेटस को खोना शुरू कर देते हैं। क्राउन ज्वेल्स कौन होते हैं? ये कंपनी के वो वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं जो कि एक्वायर करने की कोशिश की जाती है। और कैश का मैंने तुम्हें बता दिया। आई होप तुम चीजें समझ रहे होगे। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहां पे पूछा जा रहा है मैककिन्से के 7S फ्रेमवर्क के बारे में। ठीक है, 7S फ्रेमवर्क। इनमें से बोला जा रहा है इनमें से कौन से कंपोनेंट्स हैं मैककिन्से 7S फ्रेमवर्क के। तो तुम देख के आइडेंटिफाई कर लोगे। पहला इसमें है शेयर्ड वैल्यूज, स्ट्रैटेजीज और सिस्टम। तो 3 तो हमें मिल गए, और अगर बाकी के देखोगे तो नहीं है इसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सी एंड ई। बाकी के डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से 7S आते हैं इसके अंदर। द मैकिन्से 7S फ्रेमवर्क एनालाइज ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस थ्रू 7 एलिमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस को अगर एनालाइज करना है तो इन 7 एलिमेंट का इस्तेमाल करके हम उनके इफेक्टिवनेस को जज कर सकते हैं। कौन कौन से? स्ट्रैटेजी, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी क्या है कंपिटिटिव एडवांटेज के लिए। ठीक है। दूसरा, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। तीसरा, सिस्टम। चौथा, शेयर्ड वैल्यू। पांचवा, स्किल। छठा, स्टाइल। और सातवां, स्टाफ मतलब ह्यूमन रिसोर्स। तो ये 7S होते हैं। तो ये जो 7S फ्रेमवर्क है, इसके थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस को जज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 83 पे। 83 कहता है, तुम्हारे सामने क्वेश्चंस दे रखे हैं। 83 यहां पे कह रहा है कि एक एंटरप्रेन्योरियल थ्योरीज हैं लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में हमारे डिस्क्रिप्शंस दे रखे हैं। तो हमें बताना है, मैच करना है हमें इन सारी चीजों को। तो करते हैं एक एक करके, इसका क्या आंसर होना चाहिए। थॉमस कॉचरेन थ्योरी, रॉटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी, मैक्लेलैंड्स थ्योरी और मैक्स वेबर थ्योरी। तो यहाँ पे मैक्लेलैंड्स थ्योरी तो तुम जान ही रहे होगे, द नीड फॉर अचीवमेंट ड्राइव एंड स्टिमुलेट्स एंटरप्रेन्योरशिप। मैनेजमेंट में भी तुमने पढ़ा है। तो सी का मेरे हिसाब से 4 होना चाहिए, तो सी का 4 देख लो किसमें है। 2 ही ऑप्शन है, मतलब ये दोनों हमारे खत्म हो जाएंगे। अब अगर बात करें मैक्स वेबर थ्योरी की, तो मैक्स वेबर थ्योरी क्या बात करता है बताइए जरा। मैक्स वेबर है हमारे डी में, तो मेरे हिसाब से इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1। 1 ही है, ठीक है। क्योंकि मैक्स वेबर का कहना था, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को हाईलाइट करते हैं किसी भी व्यक्ति के, एंड द डिपेंडेंसी ऑन द फॉर्चून एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फॉर बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए एक व्यक्ति के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी होता है, और ये मैक्स वेबर थ्योरी का कहना था। तो समझ रहे होगे यहाँ पे, मैक्स वेबर का हमने देख लिया, मैक्लेलैंड का देख लिया।
अब बात कर लेते हैं रॉटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी क्या कहता है। तो ये एक मिनट, कुछ गलती हुई है यहाँ पे। एक मिनट, फिर से करते हैं, मैंने उल्टा बोल दिया यहाँ पे। हाँ, मैक्स वेबर का कहना था रिलीजियस बिलीफ्स की यहाँ पे बात होगी। रिलीजियस बिलीफ जो होते हैं ये एक ड्राइविंग और रीस्ट्रेनिंग फोर्स भी होते हैं एक एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी की। ठीक है, मैक्लेलैंड का हमने देख लिया, तो डी का हो जाएगा 2। मैक्लेलैंड का हमारा हो जाएगा नीड फॉर अचीवमेंट। अब अगर बात करें थॉमस कॉकरेन थ्योरी की, तो थॉमस कॉकरेन थ्योरी कहता है इन्वायरमेंट इन विच एन इंडिविजुअल इज ब्राउट अप डिटरमाइन हिज एंटरप्रेन्योरियल वैल्यू। जिस इन्वायरमेंट में उसको रखा जाता है उसी से वो अपने जो बिजनेस करने की एक एंटरप्रेन्योरशिप की जो उसमें डिजायर होती है वो डेवलप होती है। और रॉटर्स लोकस कंट्रोल थ्योरी की अगर हम लोग बात करें तो ये कहता है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस को हाईलाइट करेगा किसी भी व्यक्ति के, और उसका डिपेंडेंसी बताएगा कि फॉर्च्यून पे कितना वो डिपेंड है। एक बार इसे ओवरव्यू ले लेना। थॉमस कॉचरन एम्फसाइजेस द सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट जो कि सेव करते हैं आपके बिहेवियर को। रॉटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल क्या कहता है, ये सजेस्ट करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड बिलीव इन कंट्रोलिंग आउटकम्स। मैक्लेलैंड फोकस करता है नीड फॉर अचीवमेंट पे। मैक्स वेबर का लिंक है किससे, रिलीजियस बिलीफ से। पीएलसी के क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। डिक्लाइन, मैच्योरिटी, ग्रोथ एंड इंट्रोडक्शन। सर पीएलसी का मैंने प्रॉपर ग्राफ रखा है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा, देख लेना। मैंने डाला था, हाँ ये रहा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइन स्टेज, 4 अलग अलग स्टेजेस होते हैं पीएलसी में। तो चारों स्टेजेस के लिए ये 7 जो पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम यहां से देख के समझ जाओगे कि इंट्रोडक्शन स्टेज में हमारा जो सेल्स होता है ये काफी कम होता है, ग्रोथ में रैपिडली इंक्रीज होती है, मैच्योरिटी में पीक पे पहुंच जाता है, डिक्लाइन में कम होता है। वैसे ही बात करें प्रॉफिट की तो इंट्रोडक्शन स्टेज में निगेटिव प्रॉफिट होगा और बहुत कम तुम्हें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। वहीं ग्रोथ स्टेज की बात करें तो प्रॉफिट्स तुम्हारे बढ़ेंगे, मैच्योरिटी में प्रॉफिट ज्यादा होगा लेकिन स्टेबलाइजिंग होगा या फिर डिक्लाइनिंग होगा, और डिक्लाइन स्टेज में तो नेग्लिजिबल आता है। चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या रखनी होती है हमें। इंट्रोडक्शन में या तो स्कीमिंग कर लो या तो पेनिट्रेट कर लो। ग्रोथ में कंपिटिटिव प्राइसिंग इस्तेमाल करना है, मैच्योरिटी में प्रमोशनल प्राइसिंग, डिक्लाइन में हैवी डिस्काउंटिंग। उससे भी इंपॉर्टेंट है कस्टमर के टाइप्स, तो इंट्रोडक्शन में इनोवेटर्स आते हैं या अर्ली अडॉप्टर, ग्रोथ में अर्ली मेजॉरिटी, मैच्योरिटी में लेट मेजॉरिटी और डिक्लाइन में लेगर्ट्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो अलग अलग स्टेजेस अभी हमने देखा, टोटल जो मार्केटिंग में पीएलसी के जो 4 स्टेजेस होते हैं उसमें क्या कंसेप्ट हमें याद रखने की, सेल्स हर अलग अलग स्टेज में कैसा होगा, कैसी स्ट्रैटेजी हमें रखनी है प्राइसिंग को लेकर, कस्टमर टाइप क्या होता है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से नोट कर लेना कहीं पे। अब हम आ जाते हैं अपने करेक्ट आंसर पे। हमसे क्या पूछा गया था यहाँ पे, मैच करना था ना, बताना था। तो अगर तुमने वो चार्ट प्रॉपरली पढ़ा होगा तो तुम समझ जाओगे कि प्राइस टू मैच और बीट कंपटीटर ये किस स्टेज में रखा जाता है, कहां पे हम कॉस्ट प्लस प्राइसिंग चार्ज करते हैं, कहां पे हम प्राइस रिडक्शन करते हैं और कहां पे हमें मार्केट को पेनिट्रेट करना होता है। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। 85 बात करता है यहां पे करेक्ट सीक्वेंस इन हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल इन अ कम्युनिकेशन सिचुएशन। हमें यहाँ पे एक सीक्वेंस बताना है हायरार्की ऑफ इफेक्ट का। अगर ये मॉडल तुमने पढ़ रखा है तो कर लोगे इसका आंसर। तो सबसे पहले क्या होता है, अवेयरनेस एंड नॉलेज या फिर लाइपिंग, यहां पे बात हो रही है। एक तरीके से तुम रिलेट कर सकते हो कि कैसे कस्टमर परचेज करता है, क्या सबसे पहले वो अवेयर होता है या फिर उसके अंदर लाइकिंग आती है। तो बताओ इसका फटाफट से आंसर क्या होगा। तो जिसका राइट आंसर होगा
वो अवेयरनेस से ही शुरू होगा हमारा। सबसे पहले कस्टमर को अवेयरनेस होगी और नॉलेज होगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद उसकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग आएगी, पसंद नापसंद की बात होगी। फिर उसके बाद उसके प्रेफरेंसेस को आपको देखना होगा। फिर फाइनली कन्विक्शन होगा, कन्विक्शन के बाद परचेज आएगा। तो ये पीवाईक्यूज में पहले भी पूछा गया है। तो अगर एक एक करके समझे तो अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पे जो कस्टमर होता है प्रोडक्ट के बारे में सबसे पहले जानता है कि प्रोडक्ट है क्या एक्चुअल में। उसके बाद लाइकिंग, उसके अंदर वो पॉजिटिव एटीट्यूड आती है, उसे पसंद है। फिर उसके बाद फेवर करना। कन्विक्शन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर या इंटेंट, अब तो मुझे वो प्रोडक्ट खरीदना है, ये चीज आता है कस्टमर के अंदर। फिर लास्ट में वो एक्चुअली उस चीज को परचेज कर लेता है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। 86 कहता है यहाँ पे प्राइसिंग प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अ प्राइस टारगेट एंड देन डेवलपिंग अ प्रोडक्ट दैट वुड अलाउ द फर्म टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट एट दैट पर्टिकुलर प्राइस इज कॉल्ड। क्या इसको हम लोग बोलते हैं? प्राइसिंग प्रैक्टिस, जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्राइस टारगेट सेट कर रहे हैं। प्राइस टारगेट यहां पे सेट की जा रही है। एंड देन डेवलपिंग अ प्रोडक्ट, टारगेट सेट कर लिया, अब हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। डेवलपिंग अ प्रोडक्ट दैट वुड अलाउ द फर्म टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट एट दैट पर्टिकुलर प्राइस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस सीलिंग, प्राइस मैचिंग, प्राइस लाइनिंग या फिर प्राइसिंग पार। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्राइस लाइनिंग। क्यों होगा लाइनिंग? क्योंकि यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं उस टारगेट प्राइस से, और उस पे हम लोग टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर देखो तो प्राइस लाइनिंग में क्या होता है, यहाँ पे एक टारगेट प्राइस हम लोग सेट करते हैं और रेंज डिजाइन करते हैं ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जैसे कि हम लोग स्मार्टफोन $200 पे ऑफर कर रहे हैं, $400 पे ऑफर कर रहे हैं, $600, अलग अलग प्राइस पॉइंट पे ऑफर कर रहे हैं। प्राइस सीलिंग क्या होता है? यहां पे हम लोग मैक्सिमाइज करते हैं प्राइस लिमिट को ऑफ एन रेगुलेटरी, एक लिमिट सेट कर देते हैं, ओवरऑल लिमिट। प्राइस मैचिंग क्या होता है? कंपटीटर के प्राइस से मैच करना। प्राइसिंग पावर क्या होता है? आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप मार्केट डोमिनेंस की वजह से, मार्केट में आपके पास उतना पावर है कि आप उसके थ्रू मार्केट में एक हायर प्राइस सेट कर पा रहे हो। इसको नाम देते हैं हम लोग क्या? प्राइसिंग पावर नाम देते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 87, यहां पे हमें क्या करना है, अरेंज करना है स्टेप्स को इन द डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस फॉर एन इनोवेटिव सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आपको एक इनोवेटिव सॉल्यूशन निकालना है। इनोवेटिव, न्यू, यूनिक सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, आपके माइंड में आइडिया आएगा या फिर डायरेक्ट टेस्टिंग करोगे, एम्फेसाइज करोगे या डिफाइन करोगे या फिर डायरेक्टली प्रोटोटाइप बना दोगे? बताओ क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? सर सबसे पहले तो आइडिया आना चाहिए या कुछ और? जल्दी बताइए। नहीं, सबसे पहले होगा एम्पथाइज। एम्पथाइज का क्या मतलब होता है? आप नीड को समझोगे, बिना नीड को समझे कैसे आइडिया जनरेट कर लोगे? इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए वहां पे बोला कि क्या डायरेक्ट आइडिया आएगा। बहुत लोग बिना, अगर जिनको एम्पथाइज का मतलब नहीं पता होगा वो तो डायरेक्टली आइडिया के लिए जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कस्टमर के, यूजर के नीड को समझना होगा। अब हमें नीड हमने समझ लिया, अब हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे कि अच्छा हमारा प्रॉब्लम एक्चुअल में ये है, उस प्रॉब्लम को प्रॉपर समझाना। उसके बाद आइडिया माइंड में लाएंगे कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, अलग अलग टाइप्स के सॉल्यूशन। उसके बाद उसका एक प्रोटोटाइप बनाएंगे। प्रोटोटाइप क्या होता है कि वो जो आइडियाज हमारे मन में आ रहे हैं, सॉल्यूशन जो हमारे मन में आ रहे हैं, हमें उसको कैसे टेस्ट करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मॉडल्स बनाएंगे कि इसको हमें टेस्ट करना है, इसका ये मॉडल होगा, दूसरे का सॉल्यूशन का ये मॉडल होगा। फिर फाइनली उसे हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो ये एक स्टेप होता है, इस स्टेप से होकर हमें गुजरना पड़ता है। एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर यहां पे मिस हो गया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 88। बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग मेथड इज यूज्ड इन रेगुलेटेड इंडस्ट्री। रेगुलेटेड जो कि कंट्रोल्ड इंडस्ट्री है, उसमें यहां पे किस टाइप के प्राइस को यूज किया जाता है? मार्कअप प्राइसेस, टारगेट रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग, इकोनॉमिक वैल्यू टू कस्टमर प्राइसिंग या फिर कंपिटिटिव प्राइसिंग? बताना है, जरा बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो अगर बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा टारगेट रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग। समझते हैं जरा इसको अच्छे से। टारगेट रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग कहता है सेट प्राइस टू अचीव अ स्पेसिफिक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉमन इन रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज जैसे कि यूटिलिटीज, जहां पे प्राइसेस जो है कंट्रोल किए जाते हैं। मतलब ये एक ऐसा प्राइसिंग सिस्टम है जहां पे आप क्या कर देते हो, प्राइस को सेट कर देते हो, और आप देखते हो कि हमने अगर इतना इन्वेस्ट किया तो हमें उससे उतना रिटर्न मिल रहा है या नहीं। या फिर आप पहले से ये सोच लेते हो कि अगर हम इतने प्राइसेस सेट करेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट जो हमने इन्वेस्ट किया है या हमारा अमाउंट जो लगा है वो इतने प्राइस पे रिटर्न हो जाएगा। तो ये इस सिचुएशन में टारगेट रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। बोल रहे हैं यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मार्केटिंग टेक्निक यूज फॉर डिजाइनिंग कस्टमर वैल्यू। आपको कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करना है, तो इनमें से कौन सा वो टेक्निक नहीं है उसका? सर्विस, कम्युनिकेशन, ब्रांड और इंसेंटिव्स। बताइए जरा, मार्केटिंग टेक्निक यूज फॉर डिजाइनिंग कस्टमर वैल्यू, जल्दी से बताओ। कमेंट सेक्शन में भी इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स की बात करें तो ये होता है बेसिकली एक्स्ट्रा पे, बोल सकते हैं ना, एक्स्ट्रा पे हमारा। मार्केटिंग टेक्टिक्स ऑफ अ कस्टमर वैल्यू इंक्लूड सर्विस। सर्विस क्या करता है? कस्टमर के एक्सपीरियंस को इनहैंस करता है। कम्युनिकेशन, आपको क्या वैल्यू देनी है उसको कन्वे करना, उस तक पहुंचाना। ब्रांड क्या कहता है? ट्रस्ट बनाता है, आइडेंटिटी आपकी देता है। लेकिन इंसेंटिव्स क्या है सर? ये तो डिस्काउंट्स है, ये वो प्रमोशनल टूल्स है जो कि वैल्यू को डिलीवर नहीं करती हैं। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज आर कवर्ड इन द सोशल मार्केटिंग? बताइए जरा। टोबैको होगा, फैमिली प्लानिंग, पब्लिक हेल्थ, फाइनेंशियल वेलबींग और सोशल गुड। तो बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा? ऐसे इश्यूज, ऐसी दिक्कतें जो कि सोशल मार्केट में कवर की गई हैं, तो इसका राइट टोबैको तो होना ही चाहिए। सारे ही इसमें आ जाएंगे हमारे। ये ऐसे मेजर इश्यूज हैं जो कि अभी के टाइम में सब जगह देखने को मिलते हैं। तो करंट मार्केटिंग ट्रेंड में, या रिसेंट ट्रेंड भी जिसे तुम बोल सकते हो, जिसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग आता है, ग्रीन मार्केटिंग आता है, तो उसमें भी हमारा सोशल मार्केटिंग भी रिसेंट ट्रेंड में ही आता है। तो सोशल मार्केटिंग के अंदर ये सारे इश्यूज कवर किए जाते हैं। देखो आ गया क्वेश्चन पीएलसी के स्टेज से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ अ कस्टमर आर ओपिनियन लीडर्स who carefully search for new technologies that might give them a dramatic competitive advantage? नए टेक्नोलॉजीज के खोज में नए नए प्रोडक्ट्स को अडॉप्ट करते हैं। अगर अभी तुमने वो चार्ट समझा होगा तो इसका आंसर आराम से कर जाओगे। इनोवेटर्स। नई टेक्नोलॉजी कौन ढूंढेगा? इनोवेटर ढूंढेगा ना। देख लो, फिर से देख लो। इनोवेटर्स होते हैं कौन? रिस्क टेकर्स होते हैं जो कि कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। अर्ली अडॉप्टर्स कौन है? ये वो ओपिनियन लीडर्स हैं जो कि अडॉप्ट करते हैं अर्ली बट आर लेस रिस्की। अर्ली मेजॉरिटी कौन है? ऑफन प्रूवन सक्सेस। और लेट कौन है? जो सबसे लास्ट में प्रोडक्ट को लेते हैं हमारे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। 92 पूछ रहा है यहाँ पे ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस बायर्स आर डिवाइडेड इन साइकोग्राफिक सेगमेंट। बहुत आसान क्वेश्चन, सेगमेंटेशन से क्वेश्चन है हमारा ये। अलग अलग बेसिस पे मार्केट को सेगमेंट किया जाता है। तो बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा? लॉयल्टी स्टेटस, लाइफस्टाइल, बायर रेडीनेस स्टेज, वैल्यू और यूजर स्टेटस। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंड डी, साइकोग्राफिक। मतलब बात होगी माइंड की। लाइफस्टाइल और वैल्यूज, ये दो चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, समझ गए? लो फिर से बेसिक क्वेश्चन आ गया, ये खुद से करना। विच इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ इनोवेशन? बताना है हमें।
कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ इनोवेशन है? ये दिया गया है गेरार्ड जे टिल्स के द्वारा दिया गया है इन बिजनेस फॉर्म। हमें बताना है कि कौन से इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स होते हैं इनोवेशन के लिए। ठीक है, लैंड, लेबर, गवर्नमेंट और कल्चर। यहां पे हमसे बात की जा रही है इनोवेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा? तो कल्चर जो होता है इनोवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार इसको पढ़ लेना आप लोग। तो करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 95, जो कि हमसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोऑर्डिनेटेड इन द वर्टिकल इंटीग्रेशन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो जैसे कि आईएमसी जो है ये एक अलग ही कंसेप्ट है हमारे मार्केटिंग जैसे यूनिट में। तो उसी में से पूछा जा रहा है कि वर्टिकल इंटीग्रेशन के अंदर इनमें से कौन सा एलिमेंट एडेड नहीं है? प्राइसिंग, सेल्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और कस्टमर सर्विस। तो अगर मैं बात करूं वर्टिकल इंटीग्रेशन की, तो वर्टिकल इंटीग्रेशन में प्राइसिंग जैसा एलिमेंट नहीं आता है। उसके अंदर आपको सेल्स देखने को मिल जाएगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगा और कस्टमर सर्विस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या है? इन आईएमसी अलायंस एक्टिविटी जैसे कि सेल्स, प्रोडक्ट को डेवलप करना, कस्टमर सर्विसेज। ठीक है, प्राइसिंग इज टिपिकली एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है जो कि आईएमसी के वर्टिकल अलाइनमेंट के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 96, जो कि हमसे पूछ रहा है यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फेवर्स प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन इन द इंटरनेशनल मार्केट। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन को बढ़ावा देते हैं इंटरनेशनल मार्केट में? तो बताना है हमें। तो सबसे पहला इसका हाई कॉस्ट ऑफ एडॉप्शन। ठीक है, हो सकता है। वेरिएशन इन कंडीशन ऑफ यूज, कंट्री ऑफ ओरिजिन का इफेक्ट तो पड़ता ही है। इकोनॉमीज में इन आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको इकोनॉमीज लेकर चलना होता है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस लेकर चलना होता है, और डिफरेंसेस इन टेक्निकल स्टैंडर्ड। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। हाँ, तो 2 ही इसका राइट आंसर है। प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन इन इंटरनेशनल मार्केट इन्वॉल्व्स ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट ग्लोबली। आप जो प्रोडक्ट अपने डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई कर रहे हो वही सेम प्रोडक्ट आपको इंटरनेशनली सप्लाई करना है। तो कौन कौन से फैक्टर्स आपको माइंड में लेके चलने होंगे? जैसे कि हाई कॉस्ट ऑफ एडॉप्शन, कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड इकोनॉमीज एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस करा है, तो अभी मैं इसे स्किप करूंगा। अच्छा देखो, ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है ना जो कि तुम चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, क्योंकि ये प्रमोशनल कैंपेन्स अलग अलग कंपनी के द्वारा रन की गई है। जैसे पेप्सिको का क्या स्टेटमेंट यहाँ पे होगा, क्या जो लाइन के टैगलाइन कह सकते हो तुम, वैसे ही फिर अलग अलग के दे रखे हैं। तो इसका आंसर देख लेना, इसमें कुछ ऐसे याद करने वाली चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 100 पे आ जाते हैं। ये भी हमने डिस्कस किया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिथ अबाउट द रूरल मार्केट। याद कर लो, प्रीवियस क्लासेस में हमने रूरल मार्केट के मिथ्स को डिस्कस किया था। कौन सा इसमें से मिथ है? चौथा हो सकता है ओनली लो प्राइस प्रोडक्ट सेल्स इन रूरल मार्केट। बिल्कुल जरूरी नहीं है, गांव के लोग तो और भी अमीर होते हैं और महंगे महंगे प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं। तो ये एक मिथ की तरह है कि लो प्राइस्ड आइटम्स ही रूरल मार्केट में बिकेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 101 पे। यहां पे हमें करना है अरेंज फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्राइसिंग पॉलिसी प्रोसेस टू हेल्प XYZ कंपनी टू डिसाइड द फाइनल प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। अब उस कंपनी को अपना फाइनल प्राइस डिसाइड करना है, तो उसको कौन करेक्ट सीक्वेंस बताओ कि कौन सा करेक्ट सीक्वेंस आपको रखना होगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सबसे पहले हम समझते हैं कि कैसा हमारा सीक्वेंस बनेगा। तो सबसे पहले अगर हमें फाइनल प्राइस डिसाइड करना होगा ना, डिसाइड करना होता है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारे कॉस्ट कितने आ रहे हैं। एस्टिमेट करना होगा कॉस्ट फॉर द डिफरेंट लेवल्स, फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रोडक्शंस, एक्सपीरियंस एंड फॉर डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग एफर्ट्स। ओवरऑल आपकी कितनी लागत लगी है, सबसे पहले आपको वही देखना होगा। अब आपको कॉस्टिंग पता चल गया कि मेरा इतना कॉस्ट खर्चा हुआ है। दूसरा चीज, किसी भी मार्केटर के माइंड में ये आता है कि हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। तो जैसे ही आपने कॉस्ट एस्टिमेट किया, सॉरी एक मिनट, उल्टा मैंने बोल दिया। सबसे पहले हमें क्या करना होगा,
एक मिनट। सबसे पहले हमें अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना होगा कि हमारा प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव हम लोग डिटरमाइन करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे कॉस्ट को डिमांड कर्व को एस्टिमेट करने के लिए। ठीक है, कि हमारा डिमांड कर्व क्या बनेगा, कितने क्वांटिटीज कंपनी बेचेगी। ये कर लिया आपने, पहला डी स्टेप निकल गया, दूसरा सी निकल गया। इतना करने के बाद आप आ जाओगे आपको लागत कितनी लगने वाली है अलग अलग लेवल पे। मैंने उल्टा बोल दिया था। तो पहला स्टेप हमारा क्या आया, ये। दूसरा स्टेप हमारा ये आया, और तीसरा स्टेप हमारा ये आ जाएगा। तो डी सी देखते हैं किसमें, इसमें है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपने कंपटीटर के कॉस्ट को समझेंगे, प्राइसेस को समझेंगे और उसके ऑफर्स को समझेंगे। इतना करने के बाद हम प्राइसिंग मेथड को चुन लेंगे। समझ गए। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 102। पढ़ो दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क, और सेशन के लास्ट में मैं 5 और ऐसे क्वेश्चंस दूंगा जो कि आपको खुद से करने हैं। ठीक है, देख लो, इसका आंसर तो देख ही लिए। इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स मार्केट शेयर अ मार्केट फॉलोअर कैन एम्प्लॉय। कौन सी स्ट्रैटेजी उसको लगानी होगी, तो स्पेशलाइजेशन स्ट्रैटेजी उसको लगानी पड़ेगी मार्केट में, अगर उसको अपना शेयर मेंटेन करना है तो। ये तो भी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। Which of the following products would require intensive modification in the international arena? तो इसमें देखो बोला जा रहा है इंटरनेशनली अगर आपको प्रोडक्ट सप्लाई करना है तो आपको कॉस्मेटिक्स में चेंजेस करने होंगे, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको मॉडिफिकेशन लाना ही होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉस्मेटिक्स। अब देखो इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करूंगा। इसकी पीडीएफ फाइल मैं तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा। तुम्हारा होमवर्क क्या होना चाहिए, देखो जून में क्वेश्चन ज्यादा थे, इवन दिसंबर में भी 2022 की बात यहाँ पे हो रही है। तो 106 नंबर से लेके 117 तक तुम्हारा होमवर्क है। इतने क्वेश्चंस को तुम कर लेना। ठीक है, अब कैसे करेंगे क्वेश्चंस, इसकी पीडीएफ फाइल मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, सबको अच्छे से कर लेना। मिलेंगे कल अपने नेक्स्ट क्लास में दिसंबर के पीवाईक्यूज के साथ। 2022 ही सेशन होगा लेकिन दिसंबर का होगा। तो एंड करेंगे अपने आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।